use tips the balance in favor of fair use. बात प्राचीन काल की है। एक राज्य में एक कहानीकार रहता था। उसे अक्सर अकेले ही रहना पसंद था। वह कई घंटों अपनी किताब लिखने में ही व्यस्त रहता था। एक बार वह पहाड़ी पर अपना थैला लेकर एकांत ढूंढने के लिए निकल जाता है। पहाड़ी के ऊंचाई पर पहुंचते ही कहानीकार को एक गुफा नजर आती है और वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहीं बनी पत्थर पर बैठ जाता है। पत्थर पर बैठते ही कहानीकार पवित्र आत्मा की तरह प्रकाशित हो जाता है और उसके चारों तरफ रोशनी की तेज चमक बिखर जाती है। लेकिन वह अपनी ही धुन में कहानी लिखना प्रारंभ कर देता है और कई घंटों तक कहानी लिखता रहता है। सारी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही कहानीकार अपनी लिखी हुई किताब को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन अब वह कुछ अलग हो चुका था। उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया का संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है। जैसे ही कहानीकार अपने घर पहुंचता है, वह अपनी कहानी पढ़ने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाता है। अरे ओ काका, जरा इधर आए। जो अक्सर उसकी कहानियाँ पढ़ा करते और उसे प्रोत्साहित किया करते थे। बुजुर्ग आदमी को उसने किताब दे दी। जैसे ही बुजुर्ग ने किताब को पढ़ना प्रारंभ किया तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि यह कहानी उन्हीं के जीवन पर आधारित प्रतीत हो रही होती है। जो घटनाएं उन्होंने अपनी जवानी में देखी थी, वही सारी विगतवार इस किताब में लिखी हुई थी। और कहानी पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग अपने वर्तमान काल तक पहुंच जाते हैं और उस किताब में यह भी लिखा होता है कि आज आप एक कहानीकार की कहानी पढ़ रहे होंगे और तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का बोध होगा। बुजुर्ग के चेहरे में चिंता का भाव दिखाई देता है और वह किताब लेखक को वापस कर देते हैं और कहते हैं, इस किताब में तो तुमने मेरी ही कहानी लिख दी है। लेखक अभी भी अपनी रहस्यमय रचना से अनजान होता है और वह बुजुर्ग की बात को अनदेखा करके अपनी किताब वापस अपने थैले में रख लेता है और वहां से चला जाता है। लेखक ने इस किताब में अपने जीवन के बारे में लिखा होता है और जब वह पढ़ता है तो उसे अपने ही जीवनी नजर आती है। कहानीकार को लगता है कि शायद बुजुर्ग के जीवन में भी मेरी ही तरह घटनाएं जुड़ी होंगी, इसलिए उन्हें यह आभास हो रहा है कि यह उनकी कहानी है। बुजुर्ग व्यक्ति कई लोगों से किताब की बात बताते हैं और यह बात धीरे धीरे राज्य में फैल जाती है। उस किताब को पढ़ने के लिए कुछ और लोग उस कहानीकार के पास आते हैं और कहानीकार खुशी खुशी उन्हें वह किताब पढ़ने दे देता है। जैसे ही वह लोग बारी बारी से किताब पढ़ते हैं तो सभी को अपना ही जीवन नजर आता है और कहानीकार को जब सभी लोगों से एक जैसी बात सुनने को मिलती है तो वह भी अपनी किताब पर संदेह करने लगता है। लेकिन यह बात कहीं से राज्य के राजा तक पहुंच जाती है। महाराज, एक कहानीकार ने ऐसा किताब लिखा है जिसमें किसी का भी जीवन की कहानी देखा जा सकता है। इतना सुनते ही राजा बोला, वह कहानीकार को अपने राज्य में आमंत्रित किया जाए। राजा का एक आदमी कहानीकार को आमंत्रित करता है। सुनिए, राजमहल से आपको बुलावा आया है। कहानीकार राजा के आमंत्रण से प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है उसकी रचना इतनी अच्छी है कि राजा भी उसे पढ़ना चाहते हैं और वह राजा के सामने उपस्थित हो जाता है। राजा अपनी सभा में बैठे होते हैं। तभी लेखक ने बोला, महाराज, मैं ही वह कहानीकार हूँ जिन्होंने वह किताब को लिखा है। मेरे सामने उस किताब को पेश किया जाए। कहानीकार भी उतावलेपन से अपनी किताब राजा के सुपुर्द कर देता है और जैसे ही राजा किताब पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उन्हें अपना अतीत नजर आने लगता है। आपके पिता एक महान राजा थे। आपके जन्म लेने के 20 साल बाद उनकी मौत हो गई। और उनकी जिज्ञासा किताब को पढ़ने के लिए बढ़ती जाती है। वह पढ़ते पढ़ते अपने वर्तमान समय में आ जाते हैं। आज आपको अपने अतीत का ज्ञान हो रहा है।
आपके अंदर भविष्य को जानने की बहुत जिज्ञासा है। और जैसे ही वर्तमान के बाद भविष्य का पन्ना खोलते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि उस किताब में भविष्य से जुड़े हुए पन्नों पर यह लिखा था। इस राज्य में पड़ोसी राज्य की सेना का आक्रमण होगा और राज्य के राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा अपनी मृत्यु की बात पढ़कर दुखी हो जाता है और वह उस बात पर पूरा यकीन कर लेता है, क्योंकि अतीत से जुड़ी हुई सारी बातें सच होती हैं, तो भविष्य में लिखा हुआ कैसे गलत होगा। वह कहानीकार से क्रोधित होकर कहता है, तुमने यह कैसी किताब लिखी है जिसमें तुमने मेरी मृत्यु के बारे में घोषणा कर दी। कहानीकार हाथ जोड़कर कहता है, नहीं महाराज, यह तो मेरी कहानी है और मैंने इस किताब में किसी की मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं लिखी है। तभी राजा वह किताब अपने दरबार में बैठे हुए बाकी सदस्यों को दिखाता है तो वह कहानी उनसे ही मिलती जुलती नजर आती है। तभी राज्य के सेनापति कहते हैं, महाराज, ऐसा लगता है मानो यह कोई रहस्यमय किताब है जिसे पढ़ने से स्वयं की कहानी ही नजर आती है। राजा अपनी मृत्यु की बात से टूट जाता है और अपनी सभा खंडित करके वहां से एकांत कमरे में जाकर विलाप करने लगता है। सभा में मौजूद सभी राजा की मृत्यु की बात से आहत होते हैं और वह अपने राजा की जान बचाना चाहते हैं। राजा की ऐसी हालत किताब की वजह से हुई थी, इसलिए कहानीकार को कारागार में डाल दिया जाता है और उसकी किताब राजमहल में सुरक्षित रख दी जाती है। राजा दिनोंदिन अपनी मृत्यु के गम से कमजोर होता जाता है। खाना पीना सब कुछ त्याग कर अंधेरे कमरे में एकांतवास ले लेता है। राज्य के लोगों को लगने लगता है, हमें नए राजा की ताजपोशी करनी होगी, जिसके लिए राजा से आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि बिना राजा के युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के सामने सेनापति को राजा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। महाराज, ये राज्य को संभालने के लिए एक राजा की जरूरत है। हम चाहते हैं कि सेनापति को राजा बना दिया जाए। राजा को भी यकीन हो गया था कि अब वह राजपाट संभालने की स्थिति में नहीं है और उसकी मृत्यु भी होने वाली है, तो किसी न किसी को राज्य संभालना ही होगा। इसलिए उसे यह जिम्मेदारी किसी योग्य सैनिक को देनी ही होगी और वह सेनापति के राजा बनने के प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है और अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगता है। सेनापति की ताजपोशी होते ही राज्य में संकट की दस्तक हो जाती है। उन्हें सूचना मिलती है, महाराज, पड़ोस के राजा हमारे राज्य में कब्जा करने के लिए अपनी सेना के साथ हमारे राज्य की ओर बढ़ रहे हैं और जल्दी ही वह राज्य की सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सेनापति, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पूरी सेना के साथ मुकाबले के लिए तैयार होता है और जैसे ही दूसरी सेना राज्य की सीमा तक पहुंचती है, उन पर यह हमला कर देते हैं। सेनापति बहुत बहादुरी से अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके युद्ध कौशल की वजह से दूसरे दल की सेना पराजित होने लगती है और उसके सैनिक उल्टे पांव भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन राजा ने सेनापति पर प्रहार कर देता है। उसी क्षण वह अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन सेनापति की बहादुरी से यह राज्य बच जाता है। और राजा को जब यह बात पता चलती है, राजा दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी राज्य के पुरोहित राजा से कहता है, महाराज, दुख को छोड़िए, अभी ये राज्य को आपकी जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, अब से ये राज्य को आपकी जरूरत है। लेकिन राजा अपनी मृत्यु के खौफ से अभी बाहर नहीं आया था और वह राजपाट की जिम्मेदारी ऐसे हालात में नहीं लेना चाहता था। तभी पुरोहितों ने उनके दिमाग का संशय दूर किया। उन्होंने कहा, महाराज, वह किताब इस राज्य के राजा की मृत्यु का वर्णन कर रही थी, जो कि हो चुकी। कैसे हो चुकी? पुरोहित जवाब देते हुए कहते हैं, राजा साहब, जो सेनापति इस युद्ध में शहीद हुए, वह भी राजा के पद पर थे।
और किताब में जो बात लिखी थी वह इस राज्य के राजा की मृत्यु से जुड़ी थी, न कि किसी सामान्य व्यक्ति की। और अभी आप सामान्य व्यक्ति हैं और इस राज्य के राजा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और आपका काल टल गया है। ये सब जानकर राजा अपने दुख से बाहर आते हैं और अपना राज्य संभालने लगते हैं और कहानीकार को ढेर सारा धन देकर छोड़ दिया जाता है।